उत्तर प्रदेश के लाखों बीएड डिग्री धारकों को यूपी बीएड बीटीसी विवाद यूपी टेट की परीक्षा के इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य पैरवीकार यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम की तरफ से मैं पाठक सत्यम आप सभी साथियों को प्रणाम करता हूं। आज बहुत सारे साथियों के मन में बहुत से सवाल थे कि 16 और 17 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ। बहुत सारे साथियों के मन में ये सवाल थे और उन सवालों के जवाब देने का कार्य भी हमें आपको करना था। इसलिए अपने YouTube चैनल के माध्यम से नहीं मैं जुड़ पाया, क्योंकि लगातार इस केस की पैरवी इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम लोग कर रहे थे और पूरे प्रदेश में यूपी टेट बीएड विवाद का पैरवीकार 17 तारीख तक, आज की डेट में वर्तमान तक अगर कोई कर रहा है तो वो यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। आप सबको सारा केस मालूम है, बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो बताने के लिए जो संदेश आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच जारी करना चाहता हूं, उस संदेश का सार अगर आप समझ लेंगे तो आप सबको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। साथियों, बीएड पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं, हर स्टेट्स में किए जा रहे हैं। राजस्थान से बीएड बाहर हो गया, अब उत्तर प्रदेश से राजस्थान के डबल बेंच के आर्डर को बेस बना करके बीटीसी के गैंग के लोग चाहते हैं कि बीएड को यूपी टेट की परीक्षा और प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए। ये पैटर्न वो समूचे देश में फैलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए तो वो अखंड राज कर सके। और उसी मामले में उन्होंने प्रतीक मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी नाम से एक याचिका दायर की थी, जिस केस की सुनवाई 12 मई को हुई थी। इस केस से हम लोग लगातार सक्रिय हैं और आपको इस केस की अपडेट यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम की तरफ से लगातार प्रोवाइड कराई जा रही थी, क्योंकि इसकी मुख्य पैरवीकार हम ही हैं जो लगातार इस केस को लड़ रहे हैं। देखिए साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि बीएड के छात्रों के रिजल्ट पर रोक लगा दिया गया। शुरुआत से इस केस को शुरुआत से मैंने बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से और चीज़ें डाल रखी हैं। आप इसी पाठक सत्यम यूट्यूब चैनल पर वो चीज़ें जा करके देख सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर देख सकते हैं, जहां पर हम लगातार आपको बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती और उनके रिजल्ट पर, यूपी टेट के छात्रों के रिजल्ट पर रोके जाने की कार्रवाई से लगातार आप लोगों को अवगत करा रहे थे और किस प्रकार से इस केस पर हम लोग लगातार सक्रिय हैं, ये भी मैं आप सबके संज्ञान में और जानकारी में लगातार डाल रहा हूँ। देखिए साथियों, एक चीज मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि बीएड को बचाने के लिए न सरकार कोई आई, न बीएड के लाखों छात्र। ये कहने में मुझे अफसोस नहीं हो रहा है कि बीएड के छात्र अगर एकजुट होकर के यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम के साथ आ जाएं तो इस केस में विश्वास मानिए डंके की चोट पर इस केस को जीता जाएगा, क्योंकि संघर्ष शक्ति से होता है और बीएड के छात्र तब जागते हैं जब उनका सब कुछ खत्म हो जाता है, जब वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। हम इस केस की लगातार पैरवी करवा रहे थे तो हम इन सब चीजों को समझ रहे हैं। लेकिन मैं शुरुआत से आपको बताना चाहूंगा कि 12 मई के बाद जो घटनाक्रम बदले हैं, 12 मई के पहले की सारी चीजें मैं इसी यूट्यूब चैनल पर बता चुका हूं। 12 मई के बाद क्या हुआ, आज चर्चा सिर्फ उस मुद्दे पर होगी। साथियों, 12 मई को बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए कोर्ट नंबर 32 में तानिया पांडे द्वारा बीएड को बाहर करने के लिए इस केस पर बहस उनके द्वारा की गई। और उस समय न स्टेट काउंसिल प्रेजेंट था, न एनसीटीई प्रेजेंट थी, और जिसको ध्यान में रखते हुए, कोर्ट को मिसलीड करते हुए उन्होंने ये कोर्ट बीएड के छात्रों के यूपी टेट के रिजल्ट पर रोक लगा दी। मेरे पास तानिया पांडे के एडवोकेट का उनका पूरा रिट पिटीशन है 1512/2022। ये रिट पिटीशन सिर्फ उन्हीं के पास 77 पेज का साथियों रहेगा जो बीएड की लड़ाई, यूपी टेट की परीक्षा की, बीएड विवाद की मुख्य पैरवीकार रहेंगे। उन्हीं को ये केस की पूरी डिटेल कोर्ट द्वारा मिलती है, किसी भी व्यक्ति को अन्य को नहीं मिल सकती। चूंकि हम इस केस को लड़ रहे थे तो इस केस की पूरी संपूर्ण जानकारी है। इसके जरिए मैं आज आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा कि कोर्ट को कैसे बीएड को मिसलीड किया गया और कैसे इस पे स्टे प्राप्त किया गया। देखिए, तानिया जी ने टोटल 12 सीरियल नंबर के जरिए 12 सपोर्टेड डॉक्यूमेंट बीएड को बाहर करने के लिए इस केस में लगाए हैं, जिसमें जो उन्होंने मुख्य लगाया था वो 7th नंबर का डॉक्यूमेंट इन्होंने लगाया है, जिसमें उन्होंने ट्रू कॉपी ऑफ द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट पास्ड इन राजेंद्र सिंह चोटिया and under
द एनसीटी एंड अदर डबल बेंच सिविल रिट पिटीशन नंबर 1853/2021 एंड कनेक्टेड मैटर्स। अब जिन्हें नहीं पता इसके बारे में मैं उन्हें बता दूं, 1853/2021 केस ये वही केस है जिससे राजस्थान के बीएड के साथियों को पूरे प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करा दिया गया। इस केस को बेस बना करके तानिया पांडे ने पूरे इलाहाबाद हाई कोर्ट को मिसलीड किया और उन्होंने यूपी टेट के छात्रों के रिजल्ट पर स्टे प्राप्त कर लिया। बीएड की पैरवी करने में चूक बीएड के छात्रों के द्वारा हुई, बीएड की एकता की वजह से नहीं हुई। देखिए, दो चीजें मैं बताना चाहता हूं इस केस से, मतलब उन छात्रों को भी होना चाहिए जो बीएड यूपी टेट की परीक्षा में उत्तीर्ण हैं या पास हैं, उनके लिए तो ये प्राइमरी चीज है। और साथ ही साथ सेकेंडरी ये भी है कि बीएड के उन छात्रों को भी इस केस में साथ आने की जरूरत है। वो 12 लाख छात्र, जब मैं 12 लाख छात्र की बात करता हूं तो मैं समूचे बीएड उत्तर प्रदेश के साथियों की बात करता हूं। 12 लाख उन बीएड डिग्री धारकों की मैं बात करता हूं जो यूपी टेट की परीक्षा में नहीं भी पास आउट हुए हैं, और अगर वो आने वाले समय में यूपी टेट की परीक्षा में बैठेंगे भी तो उन्हें भी साथ आने की जरूरत है। क्योंकि अगर इस केस के जरिए, इस केस को बेस बना करके यूपी टेट की एडवर्टाइजमेंट जब जारी होंगे तो आपको यूपी टेट की आगामी परीक्षाओं में भी नहीं बैठने दिया जाएगा। इस केस को बेस बना करके फिर से एक रिट दायर की जाएगी कि एक मामला ऑलरेडी चल रहा है जिसमें छात्रों के रिजल्ट पर रोक लगी है, तो किस प्रकार से यूपी टेट के छात्रों में आगामी बैचों के या जो बीएड के छात्र नहीं पास हुए हैं उनको कैसे बैठने का मौका दिया जा रहा है, तो उन्हें भी साथ आने की जरूरत है। और साथ ही साथ यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम जो इलाहाबाद यूपी टेट विवाद के मुख्य पैरवीकार के रूप में पैरवी करा रही है, उनके साथ बीएड के यूपी टेट के उत्तीर्ण छात्रों को भी साथ आकर के याची बनने की जरूरत है। 12 मई को कोर्ट को मिसलीड करके तानिया पांडे जिनकी एसएलपी हमारे पास है, उनको मिसलीड करके, कोर्ट को मिसलीड करके उन्होंने ये स्टे ऑर्डर पास करा लिया साथियों। और उस स्टे ऑर्डर को पास कराने के बाद जज साहब ने एनसीटी, स्टेट ऑफ पीएनपी, इन सभी लोगों को और स्टेट को नोटिस भेजा कि वो अपने इंस्ट्रक्शंस को सामने रखें। मैं बता दूं साथियों कि हम लोग इस मामले को लेकर के प्रोएक्टिव थे। यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम ही इस केस की मुख्य पैरवीकार है जो अपने अधिवक्ताओं के पैनल के साथ इस केस में अपनी बीएड के छात्रों की पैरवी करवा रही, और हम हर वो काम कर रहे हैं जिससे बीएड के सभी छात्रों को, और इसमें हमारी पूरी टीम, चाहे रामचंद्र चौरसिया जी, सौरभ शुक्ला जी, श्रीचंद्र जी और हमारे विवेक जी, विजय चौरसिया जी, इन सब के जरिए और प्रदेश के कोने कोने से जो छात्र हैं उन सब के जरिए हम यूपी बीएड के छात्रों के कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमें करना है साथियों। क्योंकि अगर हम नहीं सोचेंगे तो आप विश्वास मानिए, मैं आपको आज एक चीज बता रहा हूं, आज इस तारीख तक बीएड की पैरवीकार किसी अन्य वकील ने नहीं की, कोर्ट में नहीं हुआ। सिर्फ हमारे एक अधिवक्ता को बोलने का मौका दिया गया, हमारे अधिवक्ताओं को बोलने का मौका दिया जा रहा है और किसी के अधिवक्ताओं को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हम शुरुआत से प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट हैं इस केस में। बहुत सारे बीटीसी के खेमे के छात्रों को इस बात से नाराजगी भी है कि यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम इस मुद्दे पर क्यों काम नहीं कर रहा है। अरे भैया, ये मेरे परिवार का मुद्दा है और हम अपने परिवार को बचाने के लिए हर प्रकार से पुरजोर तरीके से इस पर काम करेंगे। 12 तारीख को जब इसका ऑर्डर आता है साथियों और हमें इस चीज की भनक लगती है, तो 13 तारीख को सबसे पहले यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम ने पीएनपी जाकर के सचिव जी से इस मामले पर मुलाकात की। हमारा पहला प्रयास यह था साथियों कि सबसे पहले पीएनपी, एनसीटी और स्टेट को साथ में लाया जा सके ताकि इस केस में हम जीत सके। देखिए, एमएचआरडी, एनसीटी, पीएनपी के साथ आ जाने से ही हम इस केस को जीत सकते थे, ये पहली प्राइमरी चीज थी। और दूसरी, सीनियर अधिवक्ताओं की पैरवी। लेकिन जज साहब पहले एनसीटी को सुनना चाहते हैं। बहरहाल 12 तारीख को स्टे लगता है, कोर्ट को मिसलीड किया जाता है। कोर्ट को कैसे मिसलीड किया गया था साथियों, मैं वो भी आपको बता देना चाहता हूं। दरअसल राजस्थान का जो ये मामला है जिसमें बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से राजेंद्र सिंह चोटिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान नाम से ये केस दर्ज हुआ था, उस केस को बेस बना करके राजस्थान में के बीएड के साथी सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में सब्जेक्ट टू एसएलपी है, यानी कि ये निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। और इस चीज को तानिया पांडे ने वहां पर नहीं जाहिर होने दिया। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि राजस्थान में इस केस की सुनवाई हुई तो बीएड बाहर हो गया, इसलिए उत्तर प्रदेश को भी बाहर कर दिया जाए। कोर्ट को यह चीजें नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस की याचिका लगी है।
बहरहाल इस केस पर वो सरकारी चीजों को सुनने के लिए उन्होंने एनसीटी और उनको नोटिस दिया। सबसे पहले हम लोगों ने 13 तारीख को जाकर के पीएनपी जी सचिव जी से मुलाकात की और तत्काल उनसे निवेदन किया। उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार भी किया साथियों, क्योंकि हम जमीनी स्तर पर कार्य करके सबसे पहले सरकार को बीएड के पक्ष में लाना चाहते थे। सरकार के पक्ष में आ जाने से बीएड और भी ज्यादा मजबूत हो जाता। 14 तारीख को हम लोगों ने अपील की कि हमें सीनियर खड़ा करना है। और साथियों मैं बता दूं कि बीएड के छात्रों में सच में इतना सब कुछ होने के बाद भी वो जाग नहीं रहे और वो साथ नहीं आ रहे। वो सीनियर वकील के लिए इकट्ठा, आप विश्वास मानिए, हाई कोर्ट में अगर आप इस सीनियर वकील खड़ा करना चाहते हैं और उस सीनियर वकील के लिए आपके पास मिनिमम 50,000 रुपए का अमाउंट होना चाहिए। बीएड के साथियों में इतनी ज्यादा वो है कि कोई 21-51 इस तरीके से वो सहयोग कर रहे हैं। हालांकि उन सबका भी सम्मान है, लेकिन इतने फंड्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो सीनियर को खड़ा कर पाए, अपने केस की मजबूत पैरवी करवा पाए। बहरहाल 13 तारीख को पीएनपी सचिव जी से मुलाकात करने के बाद, पूरी फाइल की ड्राफ्टिंग करने के बाद हम अधिवक्ताओं के पैनल से अपने मिले और इस केस में एक नई इंप्लीडमेंट भी फाइल करवाई। एक केस की हमारा राजकुमार जी के नाम से जो केस याचिका चल रही है वो सो चल ही रही है। साथ ही साथ हम इस केस में एक इंप्लीमेंट और फाइल करा करके सीनियर को इस केस में अलाउ खड़ा करवाना चाहते थे। 16 तारीख को इस केस की पुनः सुनवाई लगती है लिस्ट नंबर 57 पे। उसके ठीक पहले मैं राधाकांत ओझा, जो सर्विस मैटर के इलाहाबाद के बहुत बड़े जानकार हैं, उनके आवास पर गया और वहां पर उन्होंने अपने जूनियर जो उनके कौशल ओझा जी हैं, उनके जरिए सबसे पहले हम एनसीटी के सीएससी धनंजय अवस्थी जी से रात को उनके आवास पर जाकर के, क्योंकि हम एनसीटी के वकील को भी साथ लाना चाहते थे। हम चाहते थे कि बीएड की सुनवाई के लिए एनसीटी भी अगर साथ आ जाती है तो हम इस केस को बहुत आसानी से जीत पाएंगे। साथियों, एनसीटी के वकील को किस प्रकार से हमने मनाया है, तन मन धन से, मैं बहुत सारी चीजें और बहुत सी चीजों को डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो हम सब जानते हैं। हमारा एक ही प्रयास था कि अगर एनसीटी के वकील भी हमारे अधिवक्ताओं के साथ आकर के खड़े हो जाएंगे तो ये स्टे हमारा हट जाएगा। बहरहाल 16 तारीख को इस केस की सुनवाई होती है। मैं पूरी टीम के साथ, यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम, जो एकमात्र पैरवीकार है इस केस में आज की तारीख तक, ये जान लीजिए कोर्ट के आर्डर में सब कुछ है। हमारे अधिवक्ताओं के पैनल के बाद कोई भी छात्र, कोई भी बीएड का पैरवी करता इस केस में नहीं जुड़ा है। उन सब के साथ हम लोग सबसे पहले धनंजय अवस्थी के साथ मिले, क्योंकि ये हमारे मुद्दे हैं और हमने उनसे अनुग्रह किया कि आप इस केस में आइए। बहरहाल 16 तारीख को 57 नंबर पर यह केस लिस्टेड हुआ था। अब यहां से शुरू होता है 16 और 17 की कहानी। मैं आप सबके समक्ष आज इन सारी चीजों को रखूंगा, क्योंकि आप सबको जानने का हक है और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करेंगे तो हकीकत और स्थितियां आपको पता चल पाएंगी कि बीएड के छात्र एक विखंडित क्यों हैं, वो एक क्यों नहीं हो रहे हैं। साथियों, इस केस का मतलब सिर्फ बीएड यूपी टेट के वो पीड़ित छात्र जो हैं उन्हीं से नहीं है। अब ये मामला पूरा 28 जून 2018 के गजट, भारत के राजपत्र, जिसमें बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए कहा गया था, उनको बचाने के लिए। साथियों, अब बात आती है कि 16 तारीख को हमारे द्वारा क्या कार्य किए जा रहे थे। 16 तारीख को, चूंकि 15 तारीख को मैं उनके आवास पे मिला, 16 तारीख को 57 नंबर पर हमारा केस जस्टिस सिद्धार्थ की बेंच में कोर्ट नंबर 32 में मौजूद था। मैं पूरे अधिवक्ताओं के पैनल के साथ वहां पर पहुंचा। हमारे अधिवक्ता वहां पर पहुंच गए थे 57 नंबर केस की सुनवाई के लिए। 11 बजे इस केस की सुनवाई 3 से 4 मिनट तक होती है। साथियों, एक बार फिर से बीटीसी के पक्ष को जज साहब पहले सुनते हैं और उसको सुनने के बाद वो कहते हैं कि क्या एनसीटी के वकील इस केस में मौजूद हैं। एनसीटी के वकील तब तक मौजूद नहीं थे साथियों, जबकि हमने उनसे बातचीत कर लिया था। तो जज साहब ने इस केस को रिवाइज लिस्ट में डाल दिया। अब रिवाइज लिस्ट ये होता है कि जो केसेस फ्रेश में नहीं सुनी जाती हैं उन्हें लंच के बाद फिर से जज साहब सुनेंगे। रिवाइज केस में ये केस 57 नंबर पर लगता है। बहरहाल 2:30 बजे तक लंच चलता है और उस बीच में हम लोग लगातार जो भी कागज पत्र हमारे साथी, मैं खुद गेट के इस पार से उस पार तक लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट के लगातार चक्कर काट रहा था, ऊपर से नीचे
कागजों का लाना, बाहर फोटो स्टेट, ये सब बहुत सारे कार्य होते हैं जो करने पड़ते हैं। 100 पेज के 200 पेज के कराने पड़ते हैं, उन सबको लेकर के आना पड़ता है, वकीलों को दस्तावेज देने पड़ते हैं। बहुत सारी चीजें फाइल भी थी और बहुत सारी चीजों को नया भी एडिशनल भी ऐड करवाना था, तो वो सब चीजें भी हम लोग उन सबके साथ साक्ष्यों को एकत्रित करके पहुंचा रहे थे। बहरहाल 16 तारीख को 2:30 बजे जज साहब फिर आते हैं। 2:30 बजे से रिवाइज्ड केस लिस्ट को सुना जाता है। आप समझिए कि 4:09 तक 54 नंबर केस की सुनवाई होती है। और जो रणनीति हमारी थी, स्टैंडिंग काउंसिल सीएससी के वकील और एनसीटी के वकील सीएससी धनंजय अवस्थी को, उसको लाने में हम कामयाब होते हैं। धनंजय अवस्थी जी से मेरी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, आवास पे भी, कोर्ट रूम में भी। वो कहते हैं आपके वकील सारे प्रेजेंट हैं, मैं अपने वकीलों से, अधिवक्ताओं से उनसे मिलवाता हूं। वो सारे इन सब चीजों पर कोर्ट रूम में पीछे बैठकर गुफ्तगू करते हैं कि इस प्रकार से हमें इस केस में करना है। वो सब चीज ऐसी रणनीतियां हैं जो डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। बहरहाल 54 नंबर तक इस केस को सुना जाता है साथियों सीएस, और 57 नंबर की जब बारी आती है तो ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि सारे वकील, सारे अधिवक्ताओं के प्रेजेंट होने के बाद जज साहब इसको नई डेट दे देते हैं और कहते हैं 4 बज गया है, 4:09 हो रहे हैं, इस केस को कल सप्लीमेंट्री फ्रेश लिस्ट में डाल करके फिर से सुना जाएगा। ये हमारा दुर्भाग्य है कि एनसीटी को प्रेजेंट करवाने के लिए पीएनपी की पूरी रणनीति और सारी हमारे अधिवक्ताओं का पैनल, सब कुछ उस दिन मौजूद था साथियों, लेकिन कुछ चीजें आपके बस में नहीं होती। और 57 नंबर की इस केस याचिका को अगले दिन सप्लीमेंट्री फ्रेश केस लिस्ट में डाल दिया जाता है और साथियों ये केस अगले दिन के लिए टैग हो जाता है। कोर्ट फिर से बंद हो जाती है, सभी हम लोग निकल करके सामने आते हैं। हम लोगों की पूरी रणनीति, अगर उस दिन 3 मिनट या 4 मिनट जज साहब ने और भी केस को सुना होता तो ये स्टे आराम से हट जाता, क्योंकि सारी पार्टियां मौजूद थी। अगले दिन 57 नंबर का ये केस फिर से लिस्टेड होता है और 10 से 11 बजे, 11 बजे से पहले 10:58-56 का वो समय है जब इस केस को फिर से सुना जाता है। और दुर्भाग्य बीएड के साथियों का यह है कि उस दिन भी एनसीटी का वकील नहीं प्रेजेंट हुआ और जज साहब सिर्फ एनसीटी के वकील को सुनने के मूड में थे। इसलिए जज साहब ने इस केस में सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए इस केस की नई डेट दे दी। और वो नई डेट जो साथियों लगी वो 14 जुलाई की लगी, यानी कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 14 जुलाई को होगी। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता साथियों, अब बहुत सारे बीएड के हितैषी आ गए हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि अब हम करेंगे। भाई साहब, इतनी बुरी स्थिति होने के बाद भी आप बीएड के साथियों के साथ नहीं आए। कोर्ट ने 14 तारीख की जो डेट दे दी, आप अभी तक लगातार आप बीएड के साथियों का सुध नहीं ले रहे थे। और जब बीएड के छात्रों की इतनी खतरनाक स्थिति हो गई तब आप बीएड के छात्रों का सुध ले रहे हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए। हम तो आग्रह करते हैं कि आप आइए, साथ करिए, साथ आकर के काम करें। अगर आज आप साथ नहीं हैं, लेकिन आप उस टाइम भी नहीं साथ आए जब बीएड के छात्र सबसे अपने गलत पर दिक्कतों में थे, और आज भी आप साथ नहीं आ रहे हैं। आज भी आप बीएड के छात्रों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मढ़ने के रूप में देख रहे हैं। आप आरोप और प्रत्यारोप मढ़ना चाहते हैं। इस केस में बीएड के छात्रों को समाधान चाहिए। 14 जुलाई से पहले बीएड के सभी साथी एकजुट हो जाएं। अगर आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो हम आंदोलन करेंगे, अगर ट्विटर ट्रेंड कराने की जरूरत पड़ी तो ट्विटर ट्रेंड करेंगे, एनसीटी के ऊपर दबाव बनाएंगे, सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। और साथ ही साथ साथियों हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि बीएड के साथियों को एक साथ एक मंच पर यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम के जरिए, जिसकी तरफ से चाहे वो बीएड का छात्र यूपी टेट पे पास हो या नहीं पास हो, उन सभी साथियों को साथ आकर के इस केस की मजबूत पैरवी कराने की आवश्यकता है। और उसके लिए सरकार पर भी दबाव बनाना पड़ेगा। सरकारें संख्या बल के सामने झुकती हैं। ये सिर्फ मत सोचिए कि बाबा जी हैं तो आपको बचा लेंगे। बाबा जी अगर उत्तर प्रदेश में हैं, बाबा जी रूल्स बना सकते हैं, लेकिन उन रूल्स को बनाने का, बाबा जी के फोर्स के द्वारा कोई संस्थाएं रूल्स बना सकती हैं, लेकिन उन रूल्स को लागू करवाने का काम उत्तर प्रदेश के बीएड डिग्री धारकों को, उसके बचाए रखने का काम उत्तर प्रदेश के लाखों बीएड डिग्री धारकों को करना होगा। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सबसे पहले इस केस की सुनवाई के लिए आप सब साथ आए और हर प्रकार से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, हमारे फेसबुक पेज से जुड़े,
टेलीग्राम ग्रुप पर आज आप लोग ज्वाइन करिए ताकि आपको अपडेट मिल सके कि इसमें जो अभी तक जो लोग केस लड़ रहे थे यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम की तरफ से, हम और हमारे साथी जो लड़ रहे थे, उसमें हम लोग आगे की क्या रणनीतियां बना रहे हैं। बहुत सारी रणनीतियां बनानी है। 16 और 17 तारीख को जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी कोर्ट अपडेट आप सबके साथ रख दिया हूं। एक निवेदन और करना चाहता हूं कि बीएड के वो छात्र जो यूपी टेट की परीक्षा में पास नहीं है वो भी साथ आए, और जो पास हो चुके हैं उन सब से निवेदन है कि वो इस केस में हमारे टीम से जुड़ करके, हमारी पूरी टीम असिस्ट कर रही है। हम आपको सारे कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा रहे हैं, आप टेलीग्राम जुड़ करके आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन सभी बीएड के छात्र आए, यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हमें ये लड़ाई लड़नी है, इस केस को डिसमिस कराना है, और उसके लिए हम लोग लगातार पहले भी प्रयासरत थे, आज भी प्रयासरत हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बीएड के छात्रों में एकजुटता नहीं है, और वो इतनी एकजुटता बेकार है कि अगर वो इस केस की कायदे से पैरवी करके सब साथ आ जाएं तो एक बड़ा सीनियर वकील इस केस में खड़ा कराया जा सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि एक फाइल को इम्प्लीमेंट करवाने में भी तक का पैसा छात्र नहीं दे रहे हैं, एक फाइल को इम्प्लीमेंट करवाने तक का पैसा नहीं दे रहे। लेकिन मुझे लगता है कि समय आने पर सभी लोग समझ जाएंगे इस बात को। बीएड के सभी साथी जानते हैं कि इस केस की अहमियत क्या है। अगर वो इस केस को मजबूती से नहीं लड़े, क्योंकि सरकार के भरोसे अगर आप बैठे हैं तो विश्वास मानिए सरकार क्या, कैसे, किस प्रकार से इसमें शिथिलता बरत रही है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं, और किस प्रकार से हम प्रयासरत हैं कि सरकार को किसी प्रकार से इसमें दबाव बना करके ले आया जाए। और उसके लिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के साथ साथ जमीनी स्तर पर घेराव कर करके भी जो कार्य हमें करना पड़ेगा उसके लिए हम करेंगे। कुल मिलाकर के यूपी बीएड छात्र संघ इस केस को लड़ेगी, जीतेगी। आज 16-17 के अपडेट सारे मैंने आपको दे दिए हैं। 14 जुलाई को इस केस में फिर से सुनवाई होनी है। उसके ठीक पहले बहुत सारी ऐसी रणनीतियां हैं जिस पर हम लोग टीम वर्क के साथ काम करने वाले हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम जो इस केस के मुख्य पैरवीकार और इकलौते एकमात्र पैरवीकार के रूप में इस केस की सुनवाई कर रही थी, उसके साथ आइए। और साथ ही साथ मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आपके कुछ भी सुझाव हों तो हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम नंबर पर आप टेलीग्राम अकाउंट ग्रुप को ज्वाइन करके हमें सुझाव दीजिए। हम उत्तर प्रदेश के जो भी बीएड के जो भी बड़े हमसे विशिष्ट लोग हैं उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप साथ आइए, इस साथ दीजिए, क्योंकि इससे पूरा बीएड प्रभावित है। और अगर इस केस की सुनवाई और इस केस के लिए हमने लीगल तरीके से ड्राफ्टिंग करके पूरी तरीके से बीएड को मजबूत नहीं किया तो विश्वास मानिए हमारा हाल भी राजस्थान के जैसा हो जाएगा। और जो लोग बीएड के हितैषी का नाटक कर रहे हैं मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप सचमुच में बीएड के लिए हितैषीकार थे तो आप तब कहां थे जब बीएड के लोग, जब हम लोग लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे थे। हमारी पूरी टीम लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट की टीम चक्कर काट रही थी और हम लोग तब से संघर्षरत थे। आज आप नए नए आए हैं और कह रहे हैं कि हम इस केस को करेंगे। अरे भैया, टीम वर्क की ज़रूरत है, आप भी साथ आइए। हम तो वैसे लोग हैं, हमें नौकरी मिल जाए इसके बाद हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमने इस उम्मीद में बीएड किया था कि हमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा और उस मौके को बचाने के लिए हम इस केस को लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। बीएड का छात्र यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम के साथ जुड़ा है। आप सब इस यूट्यूब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। इस टेलीग्राम लिंक को जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ पर जा करके उसको क्लिक करके सभी साथियों तक इस चीज़ को, इस सूचना को पहुँचा दीजिए ताकि इस केस की पैरवी के लिए हम लाखों बीएड डिग्री धारकों को खड़ा कर सके और सरकार भी हमारे सामने झुक जाए और इस केस को भी हम जुट जाएँ। फिलहाल 14 जुलाई को इस केस की याचिका फिर से लग गई है। उसके बीच बहुत सारी चीज़ें करनी है। जो भी साथी यूपी टेट बीएड छात्र पास आउट है वो अगर इस केस में याची बनना चाहते हैं तो हमारे टेलीफोन नंबर, जिसका नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ पर जाकर के संपर्क कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुपों से जो जुड़ेंगे तो हमारी पूरी एडमिन टीम आपको असिस्ट करेगी आपको कैसे करना है, क्या करना है। बहुत दिन से आप लोगों तक ये वीडियो साझा नहीं कर पाया था। आइए हम बीएड के लाखों छात्र एक मंच पर यूपी बीएड छात्र संघ लीगल टीम के तले आकर के, साथ आकर के काम करें, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। और अगर हम एकता के साथ, अखंडता के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे तो विश्वास मानिए इस केस में जितनी भी तरीके से हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। और